हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिकॉन एकेडमी। तो आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेम डेवलपमेंट, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्लांट डेवलपमेंट के कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। बेसिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। बेसिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट जो है, प्लांट डेवलपमेंट, वो एक्चुअल में होता क्या है। ग्रोथ है, डेवलपमेंट। एनिमल में बात करें तो एनिमल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ अलग प्रोसीजर्स होते हैं, और अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ कुछ अलग प्रोसीजर होती है। इन दोनों में ही एक कॉमन प्रोसीजर है, जैसे कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है, जहाँ सेल का क्या होगा, केवल मल्टीप्लिकेशन होगा, और यही सेल्स मल्टीप्लिकेशन के बाद में डिफ्रेंशिएट होती है आगे जाके, जो इनको पर्टिकुलर अपना फंक्शन करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में सेल्स का माइग्रेशन होता है, सेल माइग्रेशन। बट आपके प्लांट के डेवलपमेंट में, प्लांट की ग्रोथ में कभी भी सेल माइग्रेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। नो सेल माइग्रेशन इन प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट में जो भी आपका डेवलपमेंट होना है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो जब सेल डिवाइड करेंगी, और दूसरा आपका सेल जो है वो अपनी साइज में एनलार्ज हो जाएगी। यानी मैं ये कह सकती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि प्लांट में डेवलपमेंट को अचीव किया जाता है, डेवलपमेंट is achieved by cell division and cell expansions। और यहीं से क्या होता है कि आपके कुछ CSIR नेट में और इवन आपके गेट एग्जामिनेशन में बी सेक्शन में भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, जहाँ ये पूछा गया था कि प्लांट के डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो सेल डिवीजन एंड सेल एक्सपेंशन के थ्रू अचीव किया जाता है। अब हम बात करें, जब हम प्लांट में सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन के बाद में दो स्ट्रक्चर डेवलप होती है। एक है आपका प्लूम्यूल और दूसरा आपका रेडिकल, जब जर्मिनेशन होता है। रेडिकल से क्या होता है, आपका कंप्लीट रूट सिस्टम डेवलप होता है, और प्लूम्यूल से बनता है आपका शूट सिस्टम, जिसमें आपका कंप्लीट लीफ है, फ्लावर है, स्टेम है, ये सारी चीज़ें आपकी शूट में इन्वॉल्व होती हैं। तो कंप्लीट शूट सिस्टम जो है प्लूम्यूल के थ्रू जनरेट होने वाला है। अब अगर हम इनकी बात करें, प्लूम्यूल और रेडिकल में भी वो पर्टिकुलर रीजन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो जो एक्टिव सेल्स होती है, जो डिवाइड कर सकती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? मेरिस्टेम सेल्स। यही मेरिस्टेम सेल्स जो है, इनको प्लांट एनिमल में जो है उसको स्टेम सेल बोला जाता है, और प्लांट में इसको मेरिस्टेम सेल बोला जाता है। मेरिस्टेम क्या होती है? आपकी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो दोनों रीजन में प्रेजेंट होती है। क्योंकि अगर आपको रूट का डेवलपमेंट करवाना है तो वहाँ भी एक्टिव सेल्स का होना ज़रूरी है, और अगर शूट का डेवलपमेंट करवाना है तो वहाँ भी आपका ज़रूरी है कि मेरिस्टेम सेल्स होनी चाहिए। तो जब आपके रूट सिस्टम में एक्टिव सेल्स होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैम रीजन, यानी वो रीजन जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रही है। तो ये है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसी से रूट के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। लाइक आपके मैचुरेशन फेज़ है, मैचुरेशन जोन, और उसको बोलते हैं आपका इलोंगेशन जोन है, वो जो सबसे एक्टिव रीजन है, रूट कैप जहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसी रैम को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है आपका प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप।
रूट केप आपके रैम रीजन को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जैसे कि प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ करता है, वाटर की सर्च करता है, तो उसमें जो आपका रैम रीजन जो है वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए वहाँ पे कुछ लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की, जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। ये आपके प्लांट में ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ क्या आपके 99.99% प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे रूट कैप एब्सेंट होती है, जैसे कि आपका पोडोस्टिमेसी फैमिली, इसमें रूट कैप जो है वो एब्सेंट होता है। पोडोस्टिमेसी फैमिली, इसमें रूट कैप जो है वो एब्सेंट होती है। बाकी के जितने भी प्लांट हैं वहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होगी। दूसरी बात करते हैं शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ जो रीजन है जो एक्टिवली डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, ये वेजिटेटिव पार्ट का भी फॉर्मेशन करेगा, लाइक आपके स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद में जब इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज आएगा प्लांट का, तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव फेज में ये क्या करने वाला है कि ये आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। वहाँ क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जब सिग्नलिंग चलती है, लाइक फोटोपीरियोडिज्म है या वर्नलाइजेशन, जब भी प्लांट को लगता है कि अब वो तैयार है रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए, उस केस में सेम को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्लावर मेरिस्टेम में, और उसके बाद में हो जाएगा आपका फ्लावर का डेवलपमेंट। ओके, तो इससे होता है आपका लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर, ये चीज़ें बनती हैं आपकी सेम से। अब हमें ये देखना है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये आपका CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इसका डेवलपमेंट देखना है कि कब उसको लीव्स बनानी है, स्टेम बनाना है, फ्लावर बनाना है, तो वो प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेम, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा हेल्प करेगी सेम के डेवलपमेंट को समझने में। ये जो सेम की स्ट्रक्चर है, ये मैंने LS लिया है। दो टाइप के सेक्शंस होते हैं ना, जब आप किसी, ये आपका अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर आप इस मार्कर को बिल्कुल इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे तब तो हो जाएगा आपका LS, और अगर आप इसको इस तरीके से कट करेंगे तो वो होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मैंने इसको LS लिया है, LS ऑफ सेम। अब इसमें क्या होता है, इस सेम को हम दो तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है लेयर्स के बेसिस पे, फर्स्ट बेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। लेयर्स के बेसिस पे ये जो सेम है वो तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है। फर्स्ट है आपका L1 लेयर, सेकंड है L2 लेयर, और थर्ड है आपका L3 लेयर। जो L1 लेयर होती है वो सबसे बाहर की तरफ होती है, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है थोड़ा वेवी, वो आपका L2 रीजन है, और जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है बाहर की साइड में, वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है L1, और ये जो अंदर वाला रीजन है वो आपका L3 हो जाएगा कंप्लीट। ये है L1, दूसरा आपका L2, और थर्ड है आपका L3।
अब यहाँ क्या होता है कि ये L1 सेल जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेंगी, और L2 और L3 जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड करती हैं, और आगे चल के जितने भी आपके प्लांट के ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन करने का काम L2 और L3 का होता है मेनली, जबकि आपका L1 जो है वो प्रोटेक्टिंग लेयर्स बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे हम अगर दूसरी तरफ देखें कि सेल डिवीजन का क्या क्या बेस हो सकता है, दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है आपका एंटीक्लाइनल डिवीजन और दूसरा होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। देखिए एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, ये कोई सेल है, ये सेल जो है वो किसी सरफेस पे है, तो सेल सरफेस जो है वो इस तरीके से है। जब इस सेल सरफेस के राइट एंगल पे कोई डिवीजन होगा, राइट एंगल पे, तो ये डिवीजन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन। ओके। और दूसरा होता है जब सेल को हम इस तरीके से, यानी सेल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल, सरफेस भी यही है और इसका ये जो डिवीजन का एंगल है वो भी बिल्कुल पैरेलल तरीके से चल रहा है, इस डिवीजन को बोला जाता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है सेल के अंदर तो उससे लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स ट्रिपल लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है, तो वो मल्टी लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आपकी सेल्स जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है। ओके, यानी जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। और जब एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो ये आपके बना के जाता है, ये थिकनिंग को इंक्रीज करके जाएगा, थिकनिंग इंक्रीज। अब बात करते हैं, ये जो आपका L1 लेयर है, L1 लेयर की जो सेल्स होंगी वो आपकी एंटीक्लाइनल डिवीजन करेंगी, एंटीक्लाइनल डिवीजन। और दूसरा जो आपकी L2 लेयर वाली सेल्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली तो एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है, लेकिन अगर सिचुएशन आती है तो वो पेरिक्लाइनल डिवीजन भी कर सकती है। सो प्रीडोमिनेंटली एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड समटाइम पेरिक्लाइनल डिवीजन। और आपकी जो L3 लेयर्स है वो एक्टिवली एंटीक्लाइनल भी कर सकती है और पेरिक्लाइनल भी कर सकती है, बोथ टाइप ऑफ डिवीजन। यानी इस रीजन की जो सेल्स हैं वो थिकनिंग को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेंगी और दूसरा आपके लेयर्स का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करने वाली है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बेस, जिसमें हम लेयर्स के बेसिस पे सेम को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। सेकंड जो हमारा बेस है वो हम जोन के बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जोन। जोन के बेसिस पे हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं या 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका है सेंटर रीजन या सेंटर जोन बोल दीजिए, सेंटर रीजन या सेंटर जोन। सेकंड होता है आपका पेरिफेरल जोन और थर्ड है रिब जोन। अब हमें इसकी लोकेशन देखनी है इस सेम में कि कहाँ को सेंटर रीजन होता है। तो ये जो रीजन है जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये होता है आपका सेंटर रीजन। ओके, सेंटर रीजन में देखिए ये आपका L1 है, ये आपका L2 है और ये आपका L3 है। यानी तीनों टाइप्स की जो लेयर्स हैं वो आपके सेंटर रीजन में प्रेजेंट होती है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ से सेंटर रीजन से ये जो रीजन है नीचे वाला रीजन, ये होता है आपका रिब जोन। कौन सा जोन है ये? रिब जोन है।
और ये साइड में जो रीजन्स हैं आपके रिब जोन के दोनों साइड में, इनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल रीजन। इनको बोला जाता है पेरिफेरल रीजन या पेरिफेरल जोन बोल दीजिए, पेरिफेरल जोन। अब ये जो पेरिफेरल जोन है ये एक्टिव होता है और ये आगे जाके क्या बनाएगा, आपके लीफ प्राइमोर्डिया बनाएगा। दूसरी बात, अगर सेंटर रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक्टिव रीजन है जहाँ पे शूट, एपिकल, मेरिस्टेम आगे जाके स्टेम भी बना सकता है, लीफ भी बना सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से इस स्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट किया जाएगा और फ्लावर का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो यहाँ आपको ये रीजन्स जो है वो आपने डिफ्रेंशिएट कर दिए। हमें ये भी पता चल गया कि कौन से रीजन में कौन कौन सी टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कि L1 L2 लेयर, तो वो कौन सा डिवीजन कर सकती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन करेंगी या फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन करेंगी। तो इससे हमें जो है सेम का एक बेसिक पता चलता है। आगे जाके ये जो सेम डेवलपमेंट है, जैसे जैसे प्लांट अपनी ग्रोथ करता रहेगा, इस सेम को लाइफ टाइम हमें क्या करना है, सेम को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में प्लांट में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा क्या होती है, कभी फ्लावरिंग जो है वो हर सीज़न के बाद में आता है, पर्टिकुलर सीजन में ही उसमें फ्लावरिंग होनी है, लेकिन हमेशा लीव्स का फॉर्मेशन होना, कभी लीव्स जो है उनका सेनेसेंस हो जाता है, उसके बाद में वापस से नई लीव्स का फॉर्मेशन करना। तो वापस से नई लीव्स बनाने के लिए हमें सेम को एक्टिव करना पड़ेगा। तो इस सेम की हमेशा क्या होनी चाहिए, साइज जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। तो अब इसके बाद में जो है हम लोग देखेंगे कि सेम के डेवलपमेंट में कौन कौन सी जीन्स का रोल होता है। कि कौन कौन सी जीन्स जो है वो डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है सेम के डेवलपमेंट में। मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 क्लास ऑफ जीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सेम के डेवलपमेंट में। इनमें सबसे फर्स्ट क्लास है आपकी STM जीन, जिसको आप लोग बोलते हैं शूट मेरिस्टेम लेस। ये जो शूट मेरिस्टेम लेस जीन है, ये एक नोक्स जीन फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू नोक्स जीन फैमिली। और एक्चुअल में ये जो STM जीन है, इसका काम क्या होता है, ये आपके जो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है उसके बायोसिंथेटिक पाथवे को इंड्यूस करके जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सके, साइटोकाइनिन बन सके। इंड्यूस साइटोकाइनिन बायोसिंथेटिक पाथवे। अब आप लोग जानते हैं कि जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करके जाता है, और जब भी हमें सेल डिवीजन की हम लोग बात करते हैं तो कुछ आपके 2 हार्मोन हैं, जैसे कि ऑक्सीन है और एक साइटोकाइनिन है। ये दोनों ही हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। रीजंस अलग अलग हो जाएंगे। जब आपको सेम शूट सिस्टम बनाना है तो उस कंडीशन में साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और ऑक्सीन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। और दूसरी अगर हम बात करें रूट के लिए, तो जब रूट का फॉर्मेशन करवाना होता है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीन की हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है और साइटोकाइनिन की लो कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे आपका STM जीन जो है वो साइटोकाइनिन को इंड्यूस करके जाएगा, बायोसिंथेसिस को। और STM क्या करता है,
इसका जो फंक्शन रहेगा वो सेम साइज को इंक्रीज करने का होगा। एक तरीके से ये इंडक्शन देता है आपके सेम साइज को। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि STM इंड्यूस सेम साइज, या फिर आप लिख सकते हैं कि वो इंक्रीज करता है सेम साइज को अगर वो अपनी एक्टिव कंडीशन में रहेगा। सेकेंड जीन की हम लोग बात करते हैं, वुशल जीन, जिसको आप WUS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका वुशल जीन। ये जीन क्या करती है, ये भी आपके सेम साइज को इंक्रीज करके जाती है। सेम साइज को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि उस सेम रीजन को, यानी मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है उसको अनडिफ्रेंशिएटेड रखना है। यानी अभी भी क्या होना चाहिए कि वो प्लांट आगे जाके बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। अगर आपने उसको वहीं डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वो आगे जाके डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती बहुत लंबे टाइम तक। मतलब एक दो बार तो वो कर लेंगी, लेकिन उसके बाद में वो डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तो हमें क्या करना है कि उस सेम रीजन को, शूट एपिकल मेरिस्टेम रीजन को, उसको अनडिफ्रेंशिएटेड रखना है। और अनडिफ्रेंशिएटेड रखने के लिए आपका जो वुशल जीन है और STM जीन, ये दोनों ही उसकी अनडिफ्रेंशिएशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्टिवेट, या फिर आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज सेम साइज। ये सेम साइज को इंक्रीज करके जाएगा जब ये नॉर्मल कंडीशन में होगा। थर्ड बात करते हैं, आपकी जीन है क्लेवेटा जीन। क्लेवेटा जीन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CLV से। अगेन ये जो आपका क्लेवेटा जीन है, इसमें भी 3 कैटेगरी, 3 जीन्स इन्वॉल्व होती है। एक है आपका CLV1, और सेकंड है CLV2, और थर्ड है आपका CLV3। ये जो CLV1 है, ये जीन क्या करती है, किसी रिसेप्टर के लिए कोड करती है। ऐसा रिसेप्टर जो आगे चल के इस सेम की डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो CLV1 ये एक ल्यूसीन रिच रिपीट काइनेज होता है, जिसको आप शॉर्ट में LRRK भी बोलते हैं। यानी ये एक ऐसा रिसेप्टर है जिसके पास में काइनेज एक्टिविटी होगी। जब ये अपने लाइगेंड से बाइंड करेगा, और लाइगेंड से बाइंड करने के बाद में ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होने पे ये अपना ही क्या कर देगा, फोस्फोराइलेशन कर देगा, जिसे हम ऑटो फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो ये क्लेवेटा 1 जो है वो LRRK है, ल्यूसीन रिच रिपीट काइनेज। अगेन यहाँ से आपका B सेक्शन में भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये जो आपका क्लेवेटा 2 है, ये भी एक रिसेप्टर होता है, बट इसके पास में काइनेज डोमेन नहीं होता, जैसे कि आपके क्लेवेटा 1 के पास में होता है। रिसेप्टर होता है बट लैक्स काइनेज एक्टिविटी। फिर बात करते हैं क्लेवेटा 3 की। ये क्लेवेटा 3 जो है वो एक सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर आप इसको लाइगेंड भी बोल सकते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग 11 किलो डाल्टन होता है। 11 किलो डाल्टन ये लाइगेंड की तरह काम करेगा। और लाइगेंड किसके लिए होगा, आपके क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2 के लिए ये लाइगेंड की तरह काम करेगा। तो जब आपका लाइगेंड जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और आगे चल के ये क्लेवेटा जो है वो भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में रोल प्ले करने वाला है। तो ये क्लेवेटा क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, सेम साइज, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस करता है सेम साइज को, रिड्यूस सेम साइज। ओके, ये तो बात हो गई हमारे जीन्स की कि कौन कौन सी क्लास की जीन्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। नॉर्मल फंक्शनिंग हमने देख ली कि STM और वुशल जीन वो दोनों क्या कर रही है, आपके सेम साइज को इंक्रीज करके जा रही है, और क्लेवेटा जो है वो उसको इनहिबिट करता है। ये तो इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो गई।
जब हम बात करें कि इनके अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन के थ्रू क्या होगा कि ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इसी में हम देखें कि अगर आपने STM में म्यूटेशन कर दिया, STM में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो STM अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। और नॉर्मल फंक्शन क्या है इसका? सेम साइज़ को इंक्रीज़ करना। तो अब सेम साइज़ में इंक्रीमेंट ना होके क्या होगा? सेम साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात करें वुशल जीन की, ये वुशल जीन नॉर्मल क्या फंक्शनिंग कर रही है? ये कर रहा है आपका सेम साइज़ को इंक्रीज़ करके जाने का काम कर रहा है, यानी ये चाहता है कि जो मेरिस्टेम है वो अभी भी अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन में रहे। तो जब आपका वुशल में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि नॉर्मल फंक्शनिंग ना होके, यानी अब जहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था वो अब क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन इन सेम साइज़ देखने को मिलेगा। अब क्लेवेटा का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि ये इनहिबिट कर रहा है सेम साइज़ को। जब आप इस क्लेवेटा जीन में म्यूटेशन कर देंगे तो इसमें म्यूटेशन करने के बाद में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा सेम साइज़। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपने म्यूटेशन जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन किया है या फिर गेन ऑफ फंक्शन किया है। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लॉस ऑफ फंक्शन में तो क्या होता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी नहीं कर पा रहा है, और गेन ऑफ फंक्शन में उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। अगर कोई जीन नॉर्मल फंक्शनिंग यानी इंक्रीज करवा के जा रहा है सेम साइज़ को, और उसमें आपका गेन ऑफ फंक्शन हो गया, तो क्या होने वाला है कि अब और ज़्यादा सेम का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो अभी हमने यहाँ से देखा कि STM क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है किसको? सेम साइज़ को, यही चीज़ है। दूसरा हमने इधर से देखा कि वुशल क्या कर रहा था? वुशल कर रहा है इसको एक्टिवेट, यानी सेम साइज़ को वो भी इंक्रीज करके जा रहा है। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन ऑफ सेम। ये दोनों उसको एक्टिव करके जा रहे हैं या फिर इंक्रीज करके जा रहे हैं सेम साइज को। यहाँ पे क्लेवेटा जो है वो वुशल पे डिपेंडेंट है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। तो देखिए होता क्या है, जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल था क्लेवेटा 3 लाइगेंड की तरह काम कर रहा था क्लेवेटा 1 और 2 के लिए। ये लाइगेंड जो है उसको कौन बना के जाता है? वुशल जो है वो इंड्यूस करता है क्लेवेटा 3 के एक्सप्रेशन को। वुशल जो है वो क्लेवेटा 3 के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करेगा, और ये जो क्लेवेटा 3 है ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और इसके लिए रिसेप्टर कौन है? क्लेवेटा 1। जैसे ही ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अगेन आपको ध्यान है कि जो क्लेवेटा 1 है वो एक तरीके से रिसेप्टर काइनेज की तरह काम कर रहा था। काइनेज एक्टिविटी होगी, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, और ये दोनों मिलके जो है वो वुशल को निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। क्या बोला जाता है इसको? निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक देंगे इसको। जब आप बहुत ज़्यादा क्लेवेटा 3 क्लेवेटा 1 का एक्सप्रेशन करवा रहे हैं तो उस केस में वुशल को इनहिबिट कर दिया जाएगा, और फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा? जो जब वुशल नहीं होगा तो सेम साइज़ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करें तो एक और रिसेप्टर है हमारे पास में क्लेवेटा 2। ये क्लेवेटा 2 से बाइंड करके भी क्या करता है? वही वुशल को इनहिबिट करने का काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लेवेटा 3 जो क्लेवेटा जीन क्लास की जो जीन्स हैं, अगर आप उनका ओवर एक्सप्रेशन कर देंगे तो आपको सेम साइज कैसे मिलेगी? रिड्यूस मिलेगी, क्योंकि वो बीच में क्या करने वाले हैं? वुशल को इनहिबिट कर देंगे। बहुत ज़्यादा वुशल को इनहिबिट कर दिया तो फाइनल जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो वुशल से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ म्यूटेशनल केसेस हम लोग देखेंगे। फर्स्ट म्यूटेशनल केस है कि अगर आपने क्लेवेटा 1 में म्यूटेशन कर दिया, म्यूटेशन, और यहाँ जो म्यूटेशन की बात चल रही है वो भी लॉस ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्लेवेटा 1 में अगर आप लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे तो क्या होगा? जो पहले इनहिबिट कर रहा था अब इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है, तो सेम साइज कैसा हो जाएगा? बिगर हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर क्लेवेटा 2 में म्यूटेशन हो जाए तो ये क्या करेगा?
ये भी तो सेम फंक्शन है दोनों का, क्लेवेटा 1 का भी और क्लेवेटा 2 का भी। तो जो फंक्शन क्लेवेटा 1 का है वही आपका क्लेवेटा 2 का हो जाएगा। तो ये भी अगेन आपका बिगर सैम। अब अगर हम बात करें कि अगर वुशल में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, तो वुशल क्या करवा रहा था, सैम साइज को इंक्रीज करके जा रहा था और आपने इसी में लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, सैम साइज रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको मैंने लिख दिया है रिड्यूस्ड सेम। ये बात हो गई। और अगर हम क्या करें कि यहाँ पे हाई एक्सप्रेशन करवा दे वुशल की, ओवर एक्सप्रेशन, ठीक है, हाई वुशल, तब क्या होगा, जब वुशल बहुत ज़्यादा बन रहा है और हमें ध्यान है कि यहाँ से वुशल उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो इंक्रीज या बिगर सैम लिख दीजिए, बिगर सैम, ये हो जाएगा। और क्या केस बन सकते हैं, एक तो हमने क्या किया कि क्लेवेटा 3 को क्या कर दे, क्लेवेटा 3 में तो हो गया लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, और इसके साथ में ही आपका जो वुशल है या फिर क्लेवेटा 1 में इसमें भी म्यूटेशन हो गया, तो अब क्या होगा डेवलपमेंट, क्लेवेटा 3 में भी क्या हो रहा है, म्यूटेशन है, और क्लेवेटा 1 में भी म्यूटेशन है। जब दोनों में ही म्यूटेशन हो जाएगा तो फाइनल हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ये इनहिबिट करने वाला कोई नहीं रहेगा वुशल को, तो जब वुशल इनहिबिट नहीं होगा तो ये सैम साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करके जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे बिगर सैम, बिगर सैम, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा और भी केस आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि क्लेवेटा 1 जो है उसका हाई एक्सप्रेशन करवा दीजिए, उसका हाई एक्सप्रेशन, ठीक है, हाई, और वुशल जो है इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। क्लेवेटा 1 या फिर क्लेवेटा 3 दोनों ही आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 3 दोनों की हाई एक्सप्रेशन चल रही है और इसके साथ में वुशल जो है वो हमारा म्यूटेटेड है। तो अब देखिए यहाँ से, चलो ठीक है, आपने हाई एक्सप्रेशन क्लेवेटा 3 की करवा दी, लाइगेंड बहुत है, रिसेप्टर है, दोनों बाइंड कर लेंगे, तो इनहिबिशन यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम आगे देखें तो वुशल की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो रिडक्शन इन सेम साइज। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो वुशल में भी तो क्या हो रहा है, आगे चल के म्यूटेशन हो रहा है। जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए सैम की, नॉर्मल साइज होनी चाहिए, एक्चुअल में यहाँ पे वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे चल के जो वुशल है वो खुद में क्या हो गया, यहाँ पे लॉस ऑफ म्यूटेशन। यानी इस केस में देखने को मिलेगा आपको रिड्यूस्ड सैम, सैम साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, म्यूटेशनल केसेस है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में सिग्नलिंग के बेसिस पे, वो आपको पर्टिकुलर जो है बहुत सारे स्टेटमेंट्स देके रखते हैं, जैसे कि अगर क्लेवेटा 1 में म्यूटेशन हो गया तो क्या एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, क्लेवेटा 3 में म्यूटेशन हो गया तो क्या एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी सैम साइज जो है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। तो वो आपको पाथवे बनाने के लिए बोल सकते हैं कि फाइनल जो है वो कौन किसको एक्टिव कर रहा है और कौन किसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये चीज़ इस पाथवे के रिगार्डिंग जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एक्चुअल में समझने के लिए। तो ये हमने म्यूटेशनल केसेस देख लिए हैं इसमें। और यहाँ जो दूसरा आपका STM जीन था जो सैम साइज को इंक्रीज करके जा रहा था, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है वुशल से, यानी वुशल से इस सिग्नलिंग से STM का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये अपने तरीके से उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो STM है वो आपके पेरिफेरल जोन, जो हमने सैम के स्ट्रक्चर में देखा था, ये पेरिफेरल जोन में प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन या नॉट एक्सप्रेशन, ये भी लिख सकते हैं आप, नॉट एक्सप्रेस्ड इन पेरिफेरल जोन। तो पेरिफेरल जोन में अगर मेरिस्टेमेटिसिटी को रेगुलेट करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका वुशल है वहाँ पे।
तो पेरिफेरल जोन। सो आई होप आप लोगों को बहुत समझ में भी आ गया होगा ये टॉपिक। सो थैंक यू।